हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझने वाले हैं हेड इंजरी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम में ये आने वाला है। अभी जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें तो हम लोग समझेंगे हेड इंजरी क्या है। हेड इंजरी ऐसी इंजरी है, इट इंक्लूड्स इंजरी टू द स्कैल्प, स्कल एंड ब्रेन। जो भी इंजरी स्कैल्प, स्कल और ब्रेन को अफेक्ट कर रही है उसको हम लोग हेड इंजरी कहेंगे। हेड इंजरी के ये हमारी थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। इसमें पहला आता है स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी क्या होती है? तो यहाँ पे भी स्कैल्प इंजरी है और यहाँ पे भी, तो चाहे आप इसे टाइप्स मान लो, टाइप्स ऑफ हेड इंजरी यहाँ पे ही इकट्ठा लिख लेना। मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया था, लेकिन ये अलग अलग है, मतलब चीज़ एक ही है। तो जो स्कैल्प इंजरी होता है, स्कैल्प इंजरी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व स्किन एंड नॉट बोन एंड ब्रेन। स्कैल्प, स्कैल्प मतलब होता है हमारा जो स्किन होता है हेड का, वो होता है स्कैल्प इंजरी। आइसोलेटेड स्कैल्प ट्रॉमा अगर हुआ तो ये एक माइनर हेड इंजरी माना जाता है, बिकॉज इट्स मेनी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट्स पुअरली। जो भी हमारा स्कैल्प है, उसकी जो स्कल है ना हमारा, वो एकदम टाइट सा एक प्लेन सरफेस है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ का जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक नहीं पाता। इसके कारण वहाँ पे प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग होती है। तो जो हमारे स्कैल्प ब्लीड्स होता है, वो स्कैल्प ब्लीड्स पुअरली व्हेन इंजर्ड। यहाँ पे पुअरली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोफ्यूजली। हमारा स्कैल्प में अगर इंजरी हुआ तो वो प्रोफ्यूजली ब्लीड करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। ट्रॉमा में रिजल्ट इन अब्रेशन, कंट्यूजन, लैसरेशन एंड हेमाटोमा। स्कैल्प इंजरी में ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है। ये क्या होती है हम आगे समझेंगे। लार्ज अवल्जन्स अगर हुए स्कैल्प इंजरी से तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और वो एक ट्रू इमरजेंसी होगी। फिर दूसरा आता है स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर क्या होता है? स्कल फ्रैक्चर में सिर्फ बोन इन्वॉल्व होती है। स्कल फ्रैक्चर इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्कल कॉज्ड बाय फोर्सफुल ट्रॉमा। किसी भी फोर्सफुल ट्रॉमा के कारण अगर जो स्कल है, स्कल की जो बोन है, अगर उसके कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक आया, रुकावट आई, तो उसको स्कल फ्रैक्चर बोलते हैं। अकर विद और विदाउट डैमेज टू द ब्रेन। स्कल फ्रैक्चर या तो ब्रेन के डैमेज, या तो ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है या फिर विदाउट डैमेज भी हो सकता है। क्लासिफाइड एज लीनियर, कम्युनिकेटेड, डिप्रेस्ड और बैसिलर। जैसे कि स्कैल्प फ्रैक्चर में ये सारे इसके चीज़ें इसमें हो रही थी स्कैल्प इंजरी में, वैसे ही स्कल फ्रैक्चर में लीनियर, कम्युनिकेटेड, डिप्रेस्ड और बैसिलर टाइप होते हैं। स्कल फ्रैक्चर या तो ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है। ब्रेन का इनसाइड बाहर के इन्वायरमेंट में दिख सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता। मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं इसके मोटर व्हीकल, क्रैशेस, वायलेंस और फॉल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट था हमारा ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी में क्या होता है? डैमेजेस ब्रेन टिश्यूज लेड्स टू टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट इन मेंटल फंक्शनिंग। अगर ब्रेन में इंजरी हुई तो वो परमानेंट या फिर टेम्पररी इम्पेयरमेंट कर सकता है मेंटल फंक्शनिंग का, ब्रेन को अल्टर कर सकता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में है अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा स्केल। ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पता करने वाला स्केल है। इसमें आता है माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी और सीवियर हेड इंजरी। माइल्ड में, माइल्ड हम लोग कब कहेंगे? जब जीसीएस स्कोर 13 to 15 होगा विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 15 मिनट। हेड इंजरी हुआ, उसका जीसीएस स्कोर इतना आ रहा है और अगर वो 15 मिनट तक बेहोश हुआ तो वो माइल्ड में इंक्लूड होगा। मॉडरेट में तब होगा अगर उसका जीसीएस 9 to 10 आ रहा है और वो 6 घंटों तक बेहोश रहा। सीवियर में तब आएगा जब उसका जीसीएस 3 to 8 है और उसका कॉन्शियसनेस 6 घंटे से ज़्यादा वो बेहोश है, तब हम लोग उसको सीवियर हेड इंजरी कहेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉजेस। क्या क्या कॉज हो सकता है हेड इंजरी का? तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ब्लंट हेड ट्रॉमा,
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, फॉल्स, स्पोर्ट्स इंजरी, वायलेंस एंड अब्यूज, सेरेब्रल एडिमा, स्कल फ्रैक्चर, ये सब है उसके कॉजेज। अब हम लिखेंगे, हमने पहले लिखा था टाइप्स ऑफ हेड इंजरी, और हेड इंजरी हमारा टॉपिक ही है। अब हम लोग लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी। ये जो ब्रेन इंजरी है इसके बारे में भी अलग अलग इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है कंक्यूजन। कंक्यूजन जो वर्ड है ये एक माइल्ड फॉर्म होता है ब्रेन इंजरी का, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। ये क्यों होता है? कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्कल। ब्रेन और स्कल के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तब हम इसके कारण कंफ्यूजन होता है। ड्यू टू वायलेंट शेकिंग ऑफ हेड, अगर हेड बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है वायलेंटली तो उसके कारण फ्रिक्शन होगा ब्रेन और स्कल में, और तब ये कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम होगी। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है कुछ ही मिनटों में। सेकेंड है हमारा ब्रेन इंजरी का टाइप है कंट्यूजन। कंट्यूजन एक सीवियर फॉर्म होता है ब्रेन इंजरी का, कॉज्ड बाय एनी ब्लंट इंजरी। एनी ब्लंट इंजरी के कारण कंट्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, इंजरी के बाद या तो ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर टेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल हो जाता है, या फिर नर्व इंजरी हो जाती है। पर्सन कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है बहुत समय के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड तक उसका कॉन्शियसनेस गायब रहता है, वो बेहोशी की हालत में रहता है। फिर ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इंट्राक्रेनियल हैमरेज। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, तो ये जो इंट्राक्रेनियल हैमरेज है ना, नाम से समझ में आ रहा है इंट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल जो कि ब्रेन के अंदर ही हैमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग विद इन स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल अगर रप्चर हुई उसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है तो वो इंट्राक्रेनियल हैमरेज कहेगा, कॉज्ड बाय इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा के कारण। अब हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा होता है इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द स्किन। ब्लड का अगर कलेक्शन हो स्किन के अंदर ही तो उसको हेमाटोमा कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है, सब ड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा और इंट्रा पेरेन्काइमल हेमाटोमा। सब ड्यूरल हेमाटोमा जो होता है वो हेमाटोमा अकर इन बिटवीन ब्रेन एंड ड्यूरा मैटर। ब्रेन और ड्यूरा मैटर के बीच में अगर हेमाटोमा हो रहा है तो उसको सब ड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। एपिड्यूरल, अगर हेमाटोमा स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में हो रहा है तो उसे एपिड्यूरल कहेंगे। अगर वो इंट्रा पेरेन्काइमल हेमाटोमा है तो वो हेमाटोमा अकर विद इन द ब्रेन टिश्यूज। ब्रेन टिश्यूज के बीच में ही अंदर अगर ब्लीड हो रहा है, हेमाटोमा हो रहा है तो उसे इंट्रा पेरेन्काइमल हेमाटोमा कहेंगे। तो ये सब था ब्रेन इंजरी के बारे में। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हेड इंजरी की। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या कहता है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी कारण से अगर ब्रेन में इंजरी हुई, ब्रेन सफर्स ट्रॉमेटिक इंजरी, तो इंजरी के कारण क्या होगा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम बढ़ेगी। फिर उसके कारण इंक्रीज आईसीपी प्रेशर होगा, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा तो उसने जोर दिया ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, लेस ब्लड फ्लो होगा। लेस ब्लड फ्लो होगा तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और इस्चीमिया होगा। ऑक्सीजन की कमी हुई और ब्लड फ्लो भी कम हुआ तो इसके कारण सेरेब्रल ब्लड फ्लो सीज हो जाएगा। सीज हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, आरबीसी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, वहाँ पे सेल का नेक्रोसिस होने लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा और सेल डेथ भी हो जाएगा, या कहें ब्रेन डेड भी हो जाएगा। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हेड इंजरी। साइन और सिम्टम में देखेंगे, साइन सिम्टम में आएगा डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, इंक्रीज आईसीपी, हेडेक, वर्टिगो, डिसोरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, सेंसरी विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, पर्सनालिटी चेंजेस, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शनिंग, ऑल्फैक्टरी लॉस, अल्टर्ड स्लीप पैटर्न। ये सब है इसके साइन और सिम्टम। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग हेड इंजरी की, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कैसे हुआ, कब हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे स्कल का, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करवाएंगे,
GCS के थ्रू एंजियोग्राफी भी करेंगे, जितना भी उसका ऑक्सीजन कितना लेवल पे है ये सब कुछ चेक करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हेड इंजरी हुई है, इंजरी के कारण कोई इन्फेक्शन ना हो, मेनिंजाइटिस ना हो, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक चलाई जाएगी। डेक्सामेथासोन देंगे जो कि एडिमा वगैरह को रिड्यूस करेगा। एंटीकोएगुलेंट्स देंगे जो कि क्लॉट वगैरह बनने में रुकेगा, कोएगुलेशन को रोकेगा, मतलब जो भी ब्लड क्लॉट होगा उसको ये नहीं होगा, ब्लड क्लॉट होने से बचाएगा। एंटी एपिलेप्टिक देंगे, हेड इंजरी हुई है तो उसको एपिलेप्सी हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, तो फेनेटॉइन देंगे उसके लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे ताकि हीलिंग जल्दी हो सके। एनाल्जेसिक देंगे दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक देंगे फीवर के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में ब्लड क्लॉट रिमूव करवाएंगे और जो भी वहाँ पे लैसरेशंस हुए हैं उसमें सूचरिंग करवाएंगे। तो ये सब था हेड इंजरी के बारे में। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, इसके नोट्स अच्छे से बने, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसे भरपूर शेयर करिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। अब एक चीज़ और है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हेड इंजरी के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट डायग्नोसिस। तो सबसे पहले जैसे कि जिस कारण से हेड इंजरी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले हमको क्या करना है, ABC के थ्रू चलना है। सबसे पहले हमको एयरवे करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है, उसको ऑक्सीजन देना है ताकि जो भी ब्रेन इंजरी हुई है उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो ऑक्सीजन की भरपाई हो सके, इसीलिए इम्पर्ड गैस एक्सचेंज को हमको ठीक करना है। पेशेंट का अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको पोजीशन करना है, बेड को एलिवेट करके रखना है 30 डिग्री पर, और अगर कोई भी सक्शनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है तो हमको सक्शनिंग करवानी है। इंक्रीज ICP हो रहा है तो उसके लिए वो स्ट्रेन डाल रहा है ब्रेन पे, इसीलिए जितने भी पुल्मोनरी सिक्रेशंस है, कफिंग, स्ट्रेनिंग, वो सब कुछ ठीक करने के लिए हम लोग सक्शनिंग करेंगे। और अगर रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी हो रहा है, कोई एस्पिरेशन ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये करेंगे। फिर है हमको पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है उसका आर्टीरियल ब्लड गैस, जैसे कि मैंने उसमें समझाया था आपको कि हमको आर्टीरियल ब्लड गैस चेक करते रहना है, कितना बॉडी में O2 है, कितना CO2 है, उसका वेंटिलेशन कैसा है, हमको चेक करते रहना है। पेशेंट का वाइटल मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो मॉनिटर करना है, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ना हो जाए, इसके लिए भी हमको मॉनिटर करना है। अगर जैसे कि पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, लॉस हुआ है बहुत सारे फ्लूइड का, ब्लड का, तो जितना भी उसका फ्लूइड वॉल्यूम है उसको हमको फ्लूइड चढ़ाना है। ब्रेन डैमेज अगर हो गया तो उसके कारण मेटाबॉलिक हार्मोनल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, इसीलिए बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हमको स्पेशली चेक करना है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सब कुछ बढ़ सकते हैं बॉडी में इनअप्रोप्रिएट तरीके से, हमको ये सब कुछ ध्यान का करना है। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, एंडोक्राइन फंक्शन, उसके इनटेक आउटपुट चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हमको यूरिन टेस्ट करते रहना है एसीटोन के लिए। न्यूट्रिशन उसका इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसका ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा कम हो गया है, तो इसीलिए हमको न्यूट्रिशनल थेरेपी चलवानी है। पैरेंट्रल न्यूट्रिशन देना है, मतलब बाय IV लाइन देना है हमको। एटर्नल फीडिंग करा सकते हैं, नेजो गैस्ट्रिक या नेजो जेजुनल फीडिंग भी दिया जा सकता है। लैबोरेटरी वैल्यूज़ को लगातार मॉनिटर करना है और हेड को एलिवेट करके रखना है। हेड को एलिवेट इसलिए करते हैं ताकि जो भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो कम हो जाए, इसीलिए जितना बेड नीचे रहेगा उतना ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ेगी, तो इसलिए हेड को एलिवेट करना है और एस्पिरेशन करते रहना है जो भी एक्सटर्नल ट्यूब लगी है। तो ये सब था नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हेड इंजरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर समझ में आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।